हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हुए थे उसमें हम लोगों ने नेशनल इनकम से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी उन सभी चीज़ों को हमने कवर किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन या एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन से संबंधित जो कुछ सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के निर्धारण से संबंधित दो थियरीज इम्पॉर्टेंट हैं। एक पहला क्लासिकल थियरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन एंड सेकेंड वन इज़ किन्सियन थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन। तो हम एक एक करके इन दोनों सिद्धांतों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के इस क्लास में हम केवल क्लासिकल थियरी को ही कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्लासिकल थियरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम में कौन कौन सी बातें की गई हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स कौन लोग थे। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स विभिन्न अर्थशास्त्रियों का एक समूह है जिसमें कि हम एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेबी से, जेएस मिल, एल्फ्रेड मार्शल और एसी पिगू जैसे अर्थशास्त्रियों को शामिल करते हैं। तो इन लोगों ने राष्ट्रीय आय के निर्धारण का एक सिद्धांत दिया था जिसको हम क्लासिकल थियरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कहते हैं। तो अपने सिद्धांत में उन लोगों ने जो प्रमुख मान्यताएं ली थी वो प्रमुख मान्यताएं कुछ इस प्रकार हैं कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे सबसे पहली जो उनकी मान्यता थी वह थी कि अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र कीमत प्रणाली विद्यमान होती है, अर्थात फ्री प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम पर इकोनॉमी कार्य कर रही होती है। इसका अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से मानते थे कि यदि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो और जो बाजार की शक्तियां हैं उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए तो जो डिमांड और सप्लाई जो फैक्टर्स हैं इन दोनों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में स्वतः जो है समायोजन की स्थिति प्रिवेल करती है। तो इसका अर्थ यह है कि वो इकॉनमी को एक लेजस फेयर के रूप में मानते हैं जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अपने सिद्धांत में वह मानते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, यदि बाजार की शक्तियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए तो अर्थव्यवस्था में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान होती है। तो यह दो जो प्रमुख मान्यताएं हैं वहीं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जो थियरी थी, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की थियरी थी वह एक आधार स्तंभ का कार्य करती हैं। तो अब आइए समझते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बाजार से संबंधित क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने एम्प्लॉयमेंट से संबंधित अपने सिद्धांत में क्या कहा। तो जो रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो मूल रूप से जेबी से के बाजार नियम पर आधारित है। तो आइए समझते हैं कि से का बाजार नियम क्या होता है, अर्थात सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या होता है। तो जेबी से एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपनी पुस्तक ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक में अपना सिद्धांत दिया था और अपने सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करती है, यानी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो आइए इस स्टेटमेंट का हम मीनिंग समझते हैं कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि उत्पादन होता है, अर्थात जेबी से के अनुसार अर्थव्यवस्था में जब भी कोई उत्पादन होता है तो वह उत्पादन अपनी वैल्यू के बराबर ही अर्थव्यवस्था में मांग कर सृजन करता है, अर्थात जो उत्पादन होता है वहीं अर्थव्यवस्था में उन वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध कराता है। इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझें तो जो उत्पादन होता है, तो उत्पादन जब होता है तो उसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम करते हैं या उसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपना योगदान देते हैं उन फैक्टर्स को या उन साधनों को मनी इनकम के रूप में प्रतिफल प्राप्त होता है। और यह जो मनी इनकम के रूप में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को प्रतिफल प्राप्त होता है तो जो साधन है वो इस मुद्रा आय को वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी के लिए या क्रय के लिए उसको व्यय करते हैं। इस प्रकार से जो वस्तुओं का प्रवाह है उन वस्तुओं के प्रवाह के लिए बाजार का सृजन होता है। इसका परिणाम यह होता है कि उत्पादन एक
ऐसा वेरिएबल है या ऐसा एक फैक्टर है जिसके कारण बाजार में मांग की कमी नहीं होती है, क्योंकि उत्पादन के मूल्य के बराबर ही उस अर्थव्यवस्था में मुद्रा आय का सृजन होता है, और वह आय जो है व्यय के लिए उपयोग कर ली जाती है, जिसके कारण जो वस्तुओं की जो मांग होती है, वस्तुओं की मांग अर्थव्यवस्था में बनी रहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था में जो मांग की कमी है वो मांग की कमी उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि उत्पादन अपने मूल्य के बराबर ही अर्थव्यवस्था में मांग का सृजन भी करता है। तो इसीलिए जेबी से कहते हैं कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करती है। अब एक उदाहरण के माध्यम से यदि हम इसको समझें तो हम देख सकते हैं, उदाहरण के लिए यदि हम माने कि प्रोडक्शन यदि किसी अर्थव्यवस्था में 10 करोड़ का हो रहा है, तो इसका आशय यह है कि उस उत्पादन में जो लगे हुए साधन हैं उन साधनों को 10 करोड़ के बराबर ही आय प्राप्त होगी, और यह 10 करोड़ आय जो साधनों को प्राप्त हो रही है उसी के आधार पर अर्थव्यवस्था में 10 करोड़ रुपए की डिमांड भी जनरेट होगी। और क्योंकि 10 करोड़ रुपए की डिमांड जनरेट हो रही है तो फिर फर्दर जो प्रोडक्शन एक्सपेंशन होगा वो भी 10 करोड़ रुपए का होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्शन हो रहा है या वस्तुओं का जो उत्पादन हो रहा है वो अपने मूल्य के बराबर यह अर्थव्यवस्था में मांग पैदा कर रही हैं। तो ऐसी दशा में हम यह समझ सकते हैं कि क्लासिकल्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में कभी भी डिमांड डिफिशियंसी नहीं होती है, या इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कभी भी ओवर प्रोडक्शन या अति उत्पादन जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो से का बाजार नियम है, से का बाजार नियम किसी भी फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्रियाशील होता है। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी का हमने कॉन्सेप्ट आपको पहले ही समझाया था, जिसमें ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न हो, और इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की जो स्थिति होती है वो पाई जाती है। अब एक दूसरे पहलू की बात करते हैं कि यदि हम अब तक मान के चल रहे थे कि जो उत्पादन के साधन हैं उनको जो मुद्रा आय प्राप्त हो रही है वो उस समस्त मुद्रा आय को व्यय कर देते हैं, अर्थात वस्तुओं के लिए मांग पैदा करते हैं या बाजार का उन वस्तुओं के लिए बाजार का सृजन करते हैं। लेकिन यदि हम मान लें कि जो हाउस होल्ड्स हैं या जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अपने टोटल इनकम को एक्सपेंड न करके उसका कुछ हिस्सा सेविंग के रूप में रख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने पिछले क्लास में भी कहा था, जो सेविंग्स होती हैं वो एक प्रकार का नेशनल इनकम फ्लो में लीकेज होता है, अर्थात उस जो अर्थतंत्र है उस तंत्र से एक मुद्रा का रिसाव पैदा हो जाता है। लेकिन क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ये एज्यूम करके चलते थे कि जो अर्थव्यवस्था में सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात जो हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा सेविंग की जाती है वह जो है जो बिजनेस फर्म्स होती हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेज होती हैं, उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज़ कर ली जाती हैं। तो इस प्रकार से यदि हम माने तो हमने देखा था y = C+I, तो नेशनल इनकम = कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यदि हम मान लें कि जब सेविंग हाउस होल्ड सेक्टर यदि जनरेट कर रहा है तो इसका आशा है कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा। लेकिन यदि इस सेविंग को इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रयोग कर लिया जाए तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जितना कम हो रहा है उसी के अनुपात में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि भी हो जाती है। तो इस प्रकार से जो टोटल इफेक्ट होता है वह उतना ही रहता है, जो टोटल इफेक्ट होता है वह पूर्ववत ही बना रहता है, अर्थात जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो पहले के स्तर पर ही बना रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर कैसे होते हैं। तो इसके तहत जो मैकेनिज्म कार्य करता है वह इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट काम करता है, क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो उनकी एक मान्यता और भी है कि वो अर्थव्यवस्था में जो वेज रेट होता है, प्राइसेस होते हैं और जो इंटरेस्ट रेट होता है, ये तीनों वेरिएबल्स परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात इनमें लोचशीलता पाई जाती है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्वलिटी के पीछे जो कारण होता है वह ब्याज दर में लोचशीलता होती है। तो अब इसको यदि हम और विस्तार से देखें तो यदि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सेविंग इन्वेस्टमेंट से अधिक होती है तो इसका आशय यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी होगी, और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी हो रही है इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसमें वृद्धि होगी, और इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट बढ़ करके सेविंग के बराबर होगा। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ब्याज दर में जो लोचशीलता है वह लोचशीलता अर्थव्यवस्था में
सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच साम्य स्थापित करती है, और इसके बारे में हम फिर और आगे विस्तार से ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। तो अब आइए समझते हैं कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का फुल एम्प्लॉयमेंट मॉडल था, जो उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट की बात कही थी, वह मॉडल क्या है। तो हम इसको 3 बाजारों के रूप में फुल एम्प्लॉयमेंट के महत्व को समझते हैं। तो जो सबसे पहला जो बाजार होता है वह श्रम बाजार होता है, एक दूसरा वस्तु बाजार होता है और तीसरा पूंजी बाजार होता है। अब आइए एक एक करके इन तीनों बाजारों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इन तीनों बाजारों में जो पूर्ण रोजगार की स्थापना होती है वह मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा स्थापित होती है। तो जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, जिसके कारण से कि जो मार्केट सिस्टम है वो मार्केट सिस्टम इफेक्टिवली वर्क करता है और डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस हैं उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थापना होती है। अर्थात क्लासिकल जो सिस्टम है, क्लासिकल सिस्टम में बेरोजगारी का कॉन्सेप्ट उत्पन्न ही नहीं होता है, क्योंकि हमने पहले ही माना था कि जितने भी उत्पादन होता है वह उत्पादन अपने मूल्य के बराबर मांग भी पैदा करता है। तो इसी आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। तो आइए समझते हैं कि श्रम बाजार में पूर्ण रोजगार कैसे स्थापित होता है। तो हमने पहले जब एजम्पशंस की बात की थी कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमीज़ होती हैं, उन इकोनॉमीज़ में जो वेज रेट होती है, वेज रेट वो फ्लेक्सिबल होती है, अर्थात जो मजदूरी दर होती है वह पूर्णतः लोचशील होती है। इसका आशय यह है कि इस फ्लेक्सिबल वेज रेट के कारण ही अर्थव्यवस्था में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की टेंडेंसी पाई जाती है। यदि किसी कारणवश अल्पकाल में अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित नहीं हो पाता है तो वेज रेट में फ्लेक्सिबिलिटी के कारण पुनः पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाता है। इसको यदि हम और विस्तार से समझें तो मान लेते हैं कि किसी कारणवश यदि एग्रीगेट डिमांड में कमी होती है तो इसके कारण क्या होता है, जो प्राइस लेवल है या प्राइसेस होती हैं वो प्राइसेस गिरती हैं, और प्राइसेस के गिरने के कारण जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका जो प्राइस है, या उदाहरण के लिए हम वेज रेट समझ सकते हैं, तो कमोडिटीज़ या गुड्स के प्राइसेस कम होने के कारण जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एम्प्लॉयर्स भी वेज रेट में कटौती करते हैं, जिसके कारण वेज रेट कम होती है। अब ऐसे दशा में जब वेज रेट कम होती है तो अर्थव्यवस्था में जो श्रमिकों की मांग है या डिमांड फॉर लेबर्स है वो बढ़ती है, और जब डिमांड फॉर लेबर्स में वृद्धि होती है तो लेबर मार्केट में साम्य स्थापित होता है, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे स्थापित होता है। तो आइए समझते हैं कि आइए ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि क्लासिकल सिस्टम के अंतर्गत लेबर मार्केट में साम्य कैसे स्थापित होता है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमने ओ एक्स एक्सिस पे हमने लेबर एम्प्लॉयमेंट लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने रियल वेज रेट को लिया है, और यह जो लेबर डिमांड जो कर्व है जिसको हमने एनडी से यहाँ पर दर्शाया है, तो यह जो कर्व है वो लेबर्स की डिमांड को शो करता है। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो एंटरप्रेन्योर होता है वह मजदूरों को जो भुगतान करता है वह उनके सीमांत उत्पाद के बराबर ही वेज का भुगतान करता है, क्योंकि ये इसके लिए एक प्रॉफिटेबल निर्णय होता है, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी उत्पादक किसी भी लेबर के सीमांत उत्पाद से अधिक उसको पेमेंट नहीं करता है। तो हम देख सकते हैं यदि हम वेज रेट और लेबर एम्प्लॉयमेंट के बीच संबंध को समझें तो जो डिमांड फॉर लेबर कर्व है वह डाउनवर्ड स्लोपिंग है, अर्थात रियल वेज रेट और लेबर एम्प्लॉयमेंट में अपोजिट या इन्वर्स रिलेशन होता है। यदि वेज रेट अधिक है तो लेबर एम्प्लॉयमेंट कम होता है, यदि वेज रेट कम है तो डिमांड फॉर लेबर अधिक होगी, अर्थात लेबर एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होगी। इसी तरीके से हम लेबर सप्लाई के बारे में बात करते हैं, जिसको हमने एनएस कर्व से दिखाया है। तो एनएस कर्व जो होता है उसका जो रूप होता है वह अपवार्ड स्लोपिंग होता है, अर्थात जो वेज रेट और लेबर एम्प्लॉयमेंट में डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। यदि वेज रेट में वृद्धि होती है तो जो नंबर ऑफ लेबर्स हैं, जो श्रमिकों की संख्या है, उनमें भी वृद्धि होती है, क्योंकि हायर वेज रेट पर जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपना अधिक से अधिक जो है अर्थव्यवस्था में या उत्पादन में श्रम देने के लिए तैयार रहता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो डिमांड फॉर लेबर है और सप्लाई ऑफ लेबर्स है,
ये दोनों मिलकर लेबर मार्केट में साम्य को स्थापित करते हैं। तो साम्य उस बिंदु पर स्थापित होगा जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। वह बिंदु आप इस फिगर में देख सकते हैं, ई है, जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जो वेज रेट है वो वेज रेट W/P0 है, और अर्थव्यवस्था में जो एम्प्लॉयड लेबर हैं उनकी संख्या ONF है, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर स्थापित होता है। अब यदि हम मान लें कि किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में जो वेज रेट है वो वेज रेट बढ़ जाती है और वह बढ़ करके W/P1 हो जाती है, तो हम समझ सकते हैं कि यदि वेज रेट W बढ़कर W/P1 हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो सकता है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जो इस वेज रेट पर जो लेबर सप्लाई है वह लेबर सप्लाई वो W/P1 ए होगी, जबकि इस दशा में जो लेबर सप्लाई है वो W/P1 बी होगी, और जबकि जो लेबर्स की डिमांड हो रही है इस मजदूरी दर पर वो केवल W/P1 ए होगी। तो हम समझ सकते हैं कि जो ए बी पॉइंट है इन दोनों पॉइंट के बराबर या इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो रहा है, अर्थात जो लेबर की सप्लाई है वो लेबर की डिमांड से अधिक है, जो कि ए बी के बराबर है। तो ऐसी दशा में हम समझ सकते हैं कि यदि लेबर की सप्लाई लेबर की डिमांड से अधिक है तो जो वेज रेट होगी वेज रेट कम होगी, और यह वेज रेट कम होने के कारण एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर वेज रेट जो पुरानी इक्विलिब्रियम वेज रेट थी जिसको कि हमने W/P0 कहा था, वह वेज रेट उसके बराबर हो जाती है। अब इसको दूसरे की स्थिति में समझते हैं कि उदाहरण के लिए हम मान लें कि जो वेज रेट है वो गिर करके W/P2 हो जाती है, तो ऐसी दशा में हम समझ सकते हैं कि लेबर्स की एक्सेस डिमांड पैदा होगी, अर्थात CD के बराबर लेबर्स की एक्सेस डिमांड पैदा होगी, क्योंकि इस वेज रेट पर अर्थव्यवस्था में जो श्रमिकों की मांग है वो श्रमिकों की पूर्ति से अधिक हो जाती है। तो श्रमिकों की मांग श्रमिकों की पूर्ति से अधिक होने के कारण जो वेज रेट है वेज रेट में वृद्धि होती है, और यह वेज रेट बढ़ करके पुनः जो साम्य से संबंधित या जो इक्विलिब्रियम वेज रेट थी उस पर अर्थव्यवस्था पुनः संतुलन में वापस आ जाती है, और जो ई पॉइंट है जो पहले का इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस पर अर्थव्यवस्था कार्य करने लगती है। तो हम समझ सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो वेज फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो वेज फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पर साम्य की स्थिति उत्पन्न होती है। किसी भी कारणवश यदि अर्थव्यवस्था में या लेबर मार्केट में असंतुलन या इक्विलिब्रियम पैदा होता है तो वह इस फ्लेक्सिबल वेज रेट के कारण वह जो इक्विलिब्रियम होता है वो पुनः रिस्टोर हो जाता है। अर्थव्यवस्था जो संतुलन का वेज रेट है संतुलन वेज रेट पे कार्य करने लगती है। अब दूसरे बाजार के बारे में बात करते हैं जिसको हमने वस्तु बाजार कहा था। तो हम वस्तु बाजार के अंतर्गत जानते हैं कि क्लासिकल से अज्यूम करके चलते हैं कि जो कीमतें होती हैं वो पूर्णतः लोचदार होती हैं। तो इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में यदि किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है तो जो मार्केट फोर्सेज होती हैं, तो मार्केट फोर्सेज स्वतः अर्थव्यवस्था में होने वाले किसी भी संतुलन को दूर करने का प्रयास करती हैं। तो इसके पीछे जो कारण होता है वह कीमतों की लोचशीलता होती है। तो हम उदाहरण के लिए यदि माने किसी अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड में कमी आती है तो प्राइसेस में भी कमी आती है, और इस प्राइसेस में कमी होने के कारण जो वस्तुओं की मांग है वह वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। इस तरीके से जो कीमत की लोचशीलता है वह कीमत की लोचशीलता वस्तु बाजार में साम्य को स्थापित करती है। अब इसके अलावा हम एक तीसरे बाजार की बात करेंगे जिसके बारे में हमने थोड़ी सी बात पहले भी की थी, वह बाजार पूंजी बाजार है। और जो पूंजी बाजार में जो साम्य स्थापित होता है अर्थात जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग की इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है उसके पीछे जो मुख्य कारण होता है कि कैपिटल मार्केट में जो ब्याज दर होती है वो लोचपूर्ण होती है, अर्थात जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वलिटी के पीछे जो कारण होता है वो इंटरेस्ट रेट का फ्लेक्सिबल होना होता है। यदि किसी कारणवश इन दोनों चरों में कोई असंतुलन उत्पन्न होता है तो इंटरेस्ट रेट की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण यह असंतुलन दूर हो जाता है। तो आइए इस ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसे इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबिलिटी के कारण सेविंग और इन्वेस्टमेंट में सामंजस्य बना रहता है। तो हमने यहाँ एक्स एक्सिस पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है। तो
जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो दो फैक्टर्स या दो वेरिएबल्स के द्वारा निर्धारित होता है। तो इसमें जो सबसे पहला वेरिएबल होता है वह इन्वेस्टमेंट डिमांड होता है, अर्थात इन्वेस्टमेंट होता है, और दूसरा जो वेरिएबल होता है वह होता है सप्लाई ऑफ सेविंग्स। तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट डिमांड और सप्लाई ऑफ सेविंग्स के माध्यम से जो कैपिटल मार्केट है उस कैपिटल मार्केट में साम्य स्थापित हो सकता है। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो ई बिंदु है, ई बिंदु ये प्रदर्शित कर रहा है कि जहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कर्व है, सेविंग कर्व को ई बिंदु पर सेविंग कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और इस बिंदु पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वह I0 स्थापित होता है। अर्थात जो I0 रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह एक साम्य की स्थिति को दर्शाता है जिस पर कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होते हैं। अब उदाहरण के लिए यदि हम मान लें कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ करके I2 हो जाता है, तो हम यहाँ समझ सकते हैं जो सप्लाई ऑफ सेविंग्स हैं, जो बचतों की पूर्ति है, वह इन्वेस्टमेंट डिमांड या निवेश की मांग से अधिक हो जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर सेविंग इन्वेस्टमेंट से अधिक है। तो हमने पहले भी बताया था यदि सेविंग इन्वेस्टमेंट से अधिक होती है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम गिर करके I0 या ई बिंदु पर पुनः साम्य को स्थापित करता है। इसके अलावा एक दूसरी स्थिति के बारे में हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर के I1 पर स्थापित हो जाता है तो ऐसी दशा में जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो सप्लाई ऑफ सेविंग से अधिक हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड सप्लाई ऑफ सेविंग से अधिक होने के कारण जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में वृद्धि होती है और अर्थव्यवस्था में या पूंजी बाजार में ई बिंदु पर पुनः साम्य स्थापित हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्लासिकल मॉडल्स की बात की जिसके अंतर्गत हमने देखा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जिसमें कि फ्री प्राइस मैकेनिज़्म, जो अर्थव्यवस्था फ्री प्राइस मैकेनिज़्म या स्वतंत्र बाजार प्रणाली पर कार्य कर रही होती है, उसमें बाजार की शक्तियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। अर्थात जो दूसरी सबसे प्रमुख विशेषता इस मॉडल की है कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है और इसके अंतर्गत डिमांड डिफिशियंसी उत्पन्न होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि हमने पहले ही सेज लॉ ऑफ मार्केट में कहा था कि जो सप्लाई होती है वो सप्लाई अपने लिए डिमांड क्रिएट करती है। अर्थात जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन मार्केट का सृजन करता है या बाजार का सृजन करता है। इसलिए जितनी भी वस्तुएं अर्थव्यवस्था में उत्पादित होती हैं वह अपने मूल्य के बराबर ही अर्थव्यवस्था में मांग भी पैदा करती हैं। तो ऐसी दशा में ओवर प्रोडक्शन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है और ना ही डिमांड डिफिशियंसी की समस्या उत्पन्न होती है और अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। यदि किसी भी कारणवश अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति से विचलित या हट जाती है तो जो मार्केट फोर्सेस हैं या वेज रेट और प्राइसेस या रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो एडजस्टमेंट होता है उस एडजस्टमेंट के कारण अर्थव्यवस्था में फिर से या पुनः पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त कर ली जाती है। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि कैसे क्लासिकल थियरी में एम्प्लॉयमेंट या फुल एम्प्लॉयमेंट या इनकम का डिटर्मिनेशन होता है। अब आगे की क्लास में हम किन्सियन थियरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।